मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। नाउ कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एंड एल वाई। अब एल एक्स और एल वाई की वैल्यू हमने कल फाइंड आउट की थी। ये है एल एक्स की वैल्यू और ये है एल वाई की वैल्यू। अब एल एक्स और एल वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ अब इस कम्यूटेटर को हम किस तरह से लिखेंगे? वाई पी जेड कम्यूटेटिंग विद जेड पी एक्स, देन वाई पी जेड कम्यूटेटिंग विद माइनस एक्स पी जेड। वाई पी जेड इज कम्यूटेटिंग विद माइनस एक्स पी जेड यहाँ पे और माइनस आगे लिखा। फिर माइनस जेड पी वाई कम्यूटेटिंग विद जेड पी एक्स, तो माइनस जेड पी वाई माइनस ब्रैकेट से बाहर जेड पी वाई कम्यूटेटिंग विथ जेड पी एक्स एंड माइनस जेड पी वाई कम्यूटेटिंग विथ माइनस एक्स पी जेड। तो माइनस और माइनस प्लस बन गया और जेड पी वाई कम्यूटेटिंग विथ एक्स पी जेड। In the second and third terms on the RHS, all the variables involved commute with each other, hence both of them vanish. अब सेकेंड और थर्ड टर्म में अब देखो, पहले सेकेंड टर्म की बात करते हैं। तो ये y है जो है वो ये y x के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि अगर y x का कम्यूटेशन लगाए तो क्या होगा? y x माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कम्यूट कर रहा है। और y पी जेड के साथ भी कम्यूट करेगा। आप y और पी जेड निकाल के देख लो, 0 आएगा। फिर पी जेड एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो पी जेड एक्स भी 0 आएगा। एंड पी जेड के साथ भी कम्यूट करेगा, देखो पी जेड माइनस पी जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म में सारे के सारे टर्म्स एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका कम्यूटेशन 0 आएगा। उसी तरह से ये वाले टर्म ब्रैकेट में देखो, पहला z देखते हैं, z इस z से कम्यूट कर रहा है तो 0 आएगा। फिर ये z इस px से कम्यूट कर रहा है तो फिर से 0 आएगा। ये py इस z से कम्यूट कर रहा है तो 0 आएगा। फिर ये py इस px से कम्यूट कर रहा है तो फिर से 0 आएगा। तो ये पूरा कम्यूटेटर 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में सारे टर्म्स कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं? देखो, इसमें जो पी जेड है ना वो जेड से कम्यूट करेगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, y और पी एक्स को बाहर ले आती हूँ और ब्रैकेट में जो कम्यूट नहीं कर रहे वो रहने देती हूँ, पी जेड और जेड। तो ब्रैकेट में पी जेड और जेड रहने दिया। उसी तरह इस इक्वेशन में देखो, z और ये पी जेड ये वाला दोनों एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे, मतलब जेड पी जेड दे आर नॉट कम्यूटेटिंग। सी जेड पी जेड इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, और कम्यूट करने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए। इट्स नॉट इक्वल टू 0, सो जेड एंड पी जेड डू नॉट कम्यूट। तो जो कम्यूट नहीं कर रहे, देखो इसमें जेड और पी जेड एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे, तो मैं उनको ब्रैकेट में रखूँगी। बाकी दोनों टर्म जेड और पी वाई और एक्स, बाकी दोनों टर्म पी वाई और एक्स को मैं बाहर ले आई। नाउ जेड पी जेड इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, वो सब्सटीट्यूट किया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए दैट कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो जेड पी जेड अगर आई एच क्रॉस है तो पी जेड जेड क्या होगा? माइनस आई एच क्रॉस, वो सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद सॉल्व करो तो आई एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स क्या है? एल जेड। तो आपका आ जाएगा एल एक्स एल वाई, कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू
आई एच क्रॉस एल जेड। सिमिलरली अब आपने एल एक्स एल वाई का फाइंड आउट किया तो एल वाई एल जेड और एल जेड एल एक्स का भी मिल सकता है इन द सेम वे। तो एल एक्स एल वाई एल जेड और एल जेड एल एक्स का आपको मिल सकता है। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। That is, the components of angular momentum do not commute with each other and therefore they are not measurable simultaneously. तो देखो एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट नहीं कर रहा बिकॉज एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर इज नॉट ज़ीरो। एल वाई एल जेड के साथ कम्यूट नहीं कर रहा बिकॉज एल वाई एल जेड का कम्यूटेटर भी ज़ीरो नहीं है। और एल जेड एल एक्स के साथ कम्यूट नहीं कर रहा क्योंकि उनका कम्यूटेटर भी ज़ीरो नहीं है। मतलब एल एक्स एल वाई और एल जेड एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे। अब जो भी वेरिएबल्स एक दूसरे से कम्यूट करते हैं ना उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं शोन बाय ए एंड बी, अगर इनका कम्यूटेटर ज़ीरो है तो ही आप उन्हें साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर कर पाओगे। अगर दो ऑब्जर्वेबल्स का कम्यूटेटर ज़ीरो नहीं है तो आप उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाओगे, एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे। जैसे आपका एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस है, मतलब एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ एक्स कोऑर्डिनेट के पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ मेजर साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाओगे। देखो एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो अब एक्स का डायरेक्शन में पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं मेजर कर पाओगे। और ये याद करो ये किस चीज़ में मैनिफेस्ट करता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कि आप पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम आपको वेलोसिटी देगी ना आगे जाके, तो आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाते, याद करो। नाउ हम कम्यूटेटर फाइंड आउट करेंगे एल स्क्वायर और एल एक्स का। नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और कॉमा एल एक्स। अब ओके यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में कम्यूटेटर ए सी प्लस बी सी। मतलब ए प्लस बी कम्यूटेटिंग विथ सी, उसको कैसे लिख सकते हो, ए विथ सी एंड बी विथ सी, ए विथ सी एंड बी विथ सी। सो इस केस में कैसा होगा, एल एक्स स्क्वायर विथ एल एक्स, एल वाई स्क्वायर विथ एल एक्स एंड एल जेड स्क्वायर विथ एल एक्स। अब एल एक्स और एल एक्स तो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेगा ही ऑब्वियसली। तो ज़ीरो आएगा, बचेगा क्या, एल वाई स्क्वायर का कम्यूटेटर विथ एल एक्स और एल जेड स्क्वायर का कम्यूटेटर विथ एल एक्स। अब एक फॉर्मूला ये भी, अब इसको एल वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो एल वाई इंटू एल वाई, और एल जेड स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो एल जेड इंटू एल जेड। और ये फॉर्मूला देखो, कम्यूटेटर ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बाहर कम्यूटेटर ऑफ बी सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ ए सी और बी, इस तरह। तो आप ये वाली फॉर्मूला को इस पे और इस पे लगा के देखो तो आपका इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। नाउ एल वाई एल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस एल जेड। एल एक्स एल वाई है आपका आई एच क्रॉस एल जेड, और मैंने आपको बोला था कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो अगर एल एक्स एल वाई आई एच क्रॉस एल जेड है तो एल वाई एल एक्स कैसा होगा, माइनस आई एच क्रॉस एल जेड। उसी तरह से
एल जेड एल एक्स की वैल्यू ऊपर देखो, इस टॉपिक में आई एच क्रॉस एल वाई आई। अब आप इन सब ये वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, माइनस आई एच क्रॉस एल वाई एल जेड एंड प्लस आई एच क्रॉस एल वाई एल जेड कैंसल, माइनस आई एच क्रॉस एल जेड एल वाई और प्लस आई एच क्रॉस एल जेड एल वाई कैंसल, आएगा ज़ीरो, विच मीन्स एल स्क्वेयर का एल एक्स के साथ कॉम्यूटेटर ज़ीरो आएगा एंड दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। उसी तरह से आप एल स्क्वेयर एल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड एल स्क्वेयर एल जेड भी फाइंड आउट कर सकते हो, सब के सब ज़ीरो आएंगे। The square of angular momentum commutes with its components. That is, the total angular momentum can be measured simultaneously with any one of the component. ये क्या बताता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का कंपोनेंट दोनों का कम्यूटेटर ज़ीरो है, इसीलिए ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली मेजरेबल हैं। Now, L plus is equal to Lx plus Iy is called the raising operator. Lx minus Ily is called L minus the lowering operator. L square, commutator of L square L plus is equal to L square लिखो जैसा है वैसा और L plus की जगह पे Lx plus Ily। तो अब क्या होगा, एल एक्स प्लस आई एल वाई है तो एल स्क्वेयर इन कॉम्यूटेटर विथ एल एक्स प्लस एल स्क्वेयर कॉम्यूटेटर विथ आई एल वाई, और आई कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिया। एल स्क्वेयर कॉम्यूटेटर विथ एल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, so I wrote 0 here, and L square commutator with Li is 0, so I wrote 0 here. 0 plus I 0 is 0. Similarly आप L square और L माइनस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह मैंने कुछ और कॉम्यूटेटर्स का किया है। फॉर एग्जांपल एल जेड का एल प्लस के साथ, एल जेड और एल प्लस क्या है, एल एक्स प्लस आई एल वाई। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एल एक्स और एल जेड का कॉम्यूटेटर प्लस एल जेड और आई एल वाई का कॉम्यूटेटर सॉल्व। अब एल जेड एल एक्स क्या होता है, आई एच क्रॉस एल वाई, हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, और एल जेड एल वाई क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस एल जेड। तो इसको सॉल्व करके आपका कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन, एच क्रॉस एल एक्स प्लस आई एच क्रॉस एल वाई। अब आप एच क्रॉस को कॉमन लो तो बचेगा क्या, एच क्रॉस इंटू ये इस इक्वेशन से एल एक्स प्लस आई एल वाई, दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस एल प्लस। उसी तरह से आप एल जेड एल माइनस का भी फाइंड आउट कर सकते हो, फिर एल एक्स एल प्लस, एल एक्स एल माइनस, एल वाई एल प्लस, एल वाई माइनस, एल प्लस एंड एल माइनस का कॉम्यूटेटर। इसी तरह आप सारे कॉम्यूटेटर खुद फाइंड आउट कर सकते हो and do it yourself. Then take this LQ5 as a homework. Now eigenvalues and eigenfunctions of L square and Lz. Spherical harmonics y lm theta are eigenfunction of L square with eigenvalues L into L plus 1 h square. अब L square का आइगन फंक्शन होता है वाई एल एम विथ आइगन वैल्यूज एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और एल जेड का आइगन फंक्शन होता है वाई एल एम थीटा फाइव विथ आइगन वैल्यूज एम एच क्रॉस। Now we will start with paper 610 unit 3 electromagnetism. Introduction. 3.1 Laplace equation का introduction.
del square v is equal to minus rho by epsilon naught. That is called the Poisson equation, Poisson's equation. In a region where rho is equal to 0, जब ऐसा रीजन हो जब रो 0 हो, तब आपका del square v कैसा हो जाएगा? del square v is equal to 0. This is called the Laplace's equation. Now del square is equal to del by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square. So del square v is equal to 0 will turn into this equation. Laplace equation in one dimension. सपोज आपका पोटेंशियल सिर्फ एक डायमेंशन, एक वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करता हो, तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा? डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा? इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन. Now Vx is the average of Vx plus a and Vx minus a for any a. अब Vx क्या है? It's the average of x plus a and x minus a for any a. तो मैंने x plus a और x minus a का एवरेज लिया. And point number 2, Laplace equation tolerates no local maxima or minima. An extreme value of v must occur at एंड पॉइंट्स. तो लाप्लास इक्वेशन में कोई लोकल मिनिमा और मैक्सिमा नहीं हो सकती, और v की एक्सट्रीम वैल्यूज सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ही हो सकती है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो सकते. लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशंस. इफ v डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, लाप्लास इक्वेशन बिकम. अब v फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल्स x और y पे डिपेंड करे तो लाप्लास इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी. The value of v at any point xy is the average of those around the point. More precisely, if you draw a circle of any radius r about the point xy, the average value of v on the circle is equal to that in the center. अगर आप एक पॉइंट एक्स वाई ले और उसके आसपास एक सर्कल रेडियस आर का सर्कल ड्रॉ कर दें, तो average value of v on the circle will be equal to the value of the potential at its center. Number 2, v tolerates no local minima or maxima. All extrema occurs at boundaries. v की कोई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होती, उसकी सारी एक्सट्रीमा वैल्यूज जो होती हैं वो बाउंड्रीज पे होनी चाहिए. लाप्लासिस इक्वेशन इन 3D. 3D में लाप्लासिस इक्वेशन कैसा होगा? एक्स वाई जेड वाला ऐसा. वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट r इज द एवरेज वैल्यू ऑफ v ओवर द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट r. किसी भी पॉइंट r पे, r वेक्टर पे वैल्यू ऑफ v कैसी होगी? v मतलब vr, that would be equal to the average of value over the spherical surface. मतलब ये spherical surface के ओवर एवरेज ले लो आप वोल्टेज का, तो 1/4πr² इंटीग्रेशन ओवर द स्फीयर v dA. v can have no local maxima or minima. Extreme values of v must occur at boundaries. v का कोई लोकल मिनिमा या मैक्सिमा नहीं हो सकता, एक्सट्रीम वैल्यूज बाउंड्रीज पे ही होनी चाहिए. बाउंड्री कंडीशन एंड यूनिकनेस थियरम. फर्स्ट यूनिकनेस थियरम. The solution to Laplace's equation in some volume nu is uniquely determined if v is specified on the बाउंड्री कंडीशन s. ये आपकी फर्स्ट यूनिकनेस थियरम है कि अगर बाउंड्री सरफेस s पे बाउंड्री सरफेस s पे पोटेंशियल v स्पेसिफाइड है, तो उस वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम न्यू में जो सॉल्यूशन है लैप्लासिस इक्वेशन का वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा. मतलब यूनिकली डिटरमाइंड मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे. प्रूफ. कंसिडर अ रीजन. सपोज देयर आर टू सॉल्यूशंस टू द लैप्लासिस इक्वेशन. कोई एक रीजन कंसिडर करो और मान लो
कि उसके दो सॉल्यूशन है V1 और V2। हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम में यूनिकली डिटरमाइंड मतलब एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू 0 एंड एक है डेल स्क्वायर V2 इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 मतलब हमारे पास एक ही solution है और solution is uniquely determined। we want to prove that they must be equal। हमें यही प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल है, मतलब our solution is uniquely determined। the trick is to look at the differences। v3 is equal to v1 minus v2। उनका आप डिफरेंस ले v1 minus v2। अभी हमने अज्यूम किया है v1 और v2 दो अलग अलग सॉल्यूशन है। दिस ओबेज लाप्लास इक्वेशन। अब v3 भी जो है वो लाप्लास इक्वेशन को ओबे करेगा, मतलब डेल स्क्वायर v3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेल स्क्वायर v3 इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा है। और इस इक्वेशन में के हिसाब से देखने जाओ तो डेल स्क्वायर v3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2 होना चाहिए। तो ये भी मैंने लिखा, विच मीन्स कि डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2 इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v2, but Laplace equation allows no local maxima or minima. All extrema occur on the boundaries. So maxima and minima of v3 are both 0. So v3 must be 0 everywhere and hence v1 is equal to v2। तो आपको इससे पता चलेगा इस इक्वेशन से that v3 must be 0 and v1 is equal to v2। हमने ये प्रूव कर दिया v1 इज इक्वल टू v2, मतलब कि ये जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि हमारे दो अलग अलग सॉल्यूशंस है v1 और v2, वो आखिर में सेम मिल गए, विच मीन्स दैट आवर पोटेंशियल इज यूनिकली डिटरमाइंड। दैट गिव्स मी द फर्स्ट यूनिकनेस थियरम। ये है 3.1.6 conductors and second uniqueness theorem। Second uniqueness theorem tells you that in a volume nu surrounded by conductors and containing a specified charge rho, the electric field is uniquely determined if the total charge on each conductor is given। Proof: suppose there are two fields satisfying the condition of the problem। अब सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम का पहले तो आप स्टेटमेंट समझिए दैट अगर कंडक्टर पे टोटल चार्ज गिवन है एंड चार्ज डेंसिटी रो भी सेटिस्फाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिकली डिटरमाइंड इन द वॉल्यूम न्यू। तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली डिटरमाइंड है। सो अब हम पहले प्रॉब्लम की तरफ फिर से करेंगे। हम पहले अज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो फील्ड्स हैं E1 और E2। अब दोनों के दोनों हमारा ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेंगी ही। डेल डॉट E1 इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट E2 इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये तो सेटिस्फाई करनी ही होगी उन्हें। लेट अस एग्जामिन द डिफरेंस। E3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हमने अभी अज्यूम किया है कि ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो हम E3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कंसिडर करेंगे। अब E3 इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डेल डॉट E3 इज इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। which means del dot E1 minus del dot E2 is equal to 0। consequently E1 is equal to E2। E1 is equal to E2 मतलब कि हमने जो दो अलग अलग फील्ड्स सोची थी
कि दो अलग अलग फील्ड्स हैं E1 और E2, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, वो सेम आए, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिकली डिटरमाइंड है। LQ1, SQ1, SQ2 और SQ9 को होमवर्क में लीजिए। The method of images. Suppose a point charge Q is held at distance d about infinite grounded conducting plate. तो सोचो एक ग्राउंडेड इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, और उस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर d डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज Q रखा है, कुछ फिगर 3.10 जैसा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट इज द पोटेंशियल इन द रीजन अबव द प्लेन। अब इस प्लेन, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, इसके प्लेन के ऊपर चार्ज कितना होगा, सॉरी चार्ज नहीं, पोटेंशियल कितना होगा। इट्स नॉट जस्ट 1/4πε0 Q/r। सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि एक चार्ज Q है तो उसके कारण आपका पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r। इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि Q will induce a certain amount of negative charge on the nearby surface of the conductor, and total potential is due in part to Q directly and partly due to this induced charge. तो अब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आएगी। ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज है Q, तो ये चार्ज Q है ना, इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर -Q चार्ज इंड्यूस करेगा। तो टोटल पोटेंशियल किसके कारण होगा, तो पार्टली इस चार्ज Q के कारण और पार्टली इंड्यूस्ड चार्ज -2 Q के कारण। अब इस प्रॉब्लम का बाउंड्री कंडीशन कैसा होगा। द बाउंड्री कंडीशन टू आवर प्रॉब्लम इज v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारी कंडक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड है। सी वे हैव ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट। तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट, कोई भी इफ योर प्लेट इज ग्राउंडेड, इफ समथिंग इज ग्राउंडेड देन पोटेंशियल इज 0। तो z इज इक्वल टू 0 के लिए v is equal to 0 and v tends to 0 far away from the charge। अगर आप चार्ज से काफ़ी दूर चले जाओ, कोई एक पॉइंट ले लो XYZ, कोई एक पॉइंट XYZ है जो चार्ज से बहुत दूर है, तो x² y² plus z² is very much greater than the distance d। तब x² plus y² plus z² वेरी मच ग्रेटर देन d², तब v टेंस टू 0 हो जाएगा। नाउ फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम भूल जाओ। वी आर गोइंग टू स्टडी अ completely different situation. This new configuration consists of 2 point charges -q and +q at 0 0 d। नाउ अभी आप एक्चुअल प्रॉब्लम को भूल जाओ क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्या करो, ये एक न्यू प्रॉब्लम सोचो। ये न्यू प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम में कोई प्लेट नहीं है, फिगर 3.11, देयर इज़ नो कंडक्टिंग प्लेट लाइक दिस। बस क्या है, ओरिजिन से d डिस्टेंस ऊपर +q है और ओरिजिन से d डिस्टेंस नीचे -q है। तो इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल कैसा होगा वो तो सिंपल है, हमने काफ़ी बार किया है। तब पोटेंशियल इस तरह का होगा 1/4πε0 q बाय √√ ऑफ x² plus y² plus z minus d² and -q डिवाइडेड बाय √√ ऑफ x² plus y² plus z plus d²। ये तो सिंपल है। अब इस प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशंस भी कैसी होंगी, v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0 एंड v टेंस टू 0 फॉर x² plus y² plus z² मोर देन d। तो ये तो हमारा सिंपल प्रॉब्लम है
जो हमने अभी तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टडी किया हुआ है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी सिंपली ऐसी आएंगी। अब देखो हमारे सेकेंड ईजियर प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन और हमारे मेन प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन सेम है। Evidently, second configuration happens to produce this exactly the same potential as the first configuration in upper region z greater than 0. तो अब जो हमारी सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो और हमारा फर्स्ट मेन प्रॉब्लम जो है उन दोनों में सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है z मोर देन 0, मतलब अपर हाफ में। इस पोर्शन में दोनों के अपर हाफ में सेम इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है। कंक्लूजन, potential of a point charge above an infinite grounded conductor is given by this equation 3.9 for z more than 0. ये है आपकी इक्वेशन 3.9। तो ये इक्वेशन आपका इक्वेशन 3.9 है। तो फॉर z मोर देन 0 मतलब अपर रीजन में, जैसे मैंने बताया ये इन दोनों केसेस में के पोटेंशियल सेम होंगे। तो हमारे इस प्रॉब्लम में अपर रीजन का हमें पोटेंशियल मिल गया, कितना, इतना। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, ना इंड्यूस्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने मेन प्रॉब्लम में क्या है, दैट ये प्लस क्यू के कारण ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ना, उस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो वो कितना सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा ये देखते हैं। नाउ इंड्यूस सरफेस चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल एन। अब हमारे प्रॉब्लम में नॉर्मल डायरेक्शन एन कौन सी है, जेड। देखो प्लेट के नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन है, जेड। तो एन की जगह जेड पुट करो एंड द कंडक्टिंग प्लेट इज केप्ट एट ग्राउंड एट z इज इक्वल टू 0। तो हमने सिग्मा इज इक्वल टू इसमें माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल z एट z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। नाउ आप इस इक्वेशन को z के साथ डेरिवेशन कीजिए इस इक्वेशन का, तो आपको डेल वी बाई डेल z मिल जाएगा। नाउ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब क्या करो आप, डेल वी बाई डेल जेड मिल गया। नाउ डेल वी बाई डेल जेड, इसमें जहाँ जहाँ पे आपके पास ये डेल वी बाई डेल जेड मिल गया, इसको आप इस इक्वेशन में डालो तो आपका सिग्मा एक्स वाई कुछ ऐसा मिलेगा। नाउ टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी। आपको पता है दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय ए। सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब हमारे पास कांस्टेंट एरिया तो है नहीं, कंटिन्यूस एरिया है, तो सिग्मा डी ए। सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। Now using polar coordinates r theta instead of Cartesian coordinates. अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा। नाउ यू नो पोलर कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया एलिमेंट डी इज इक्वल टू आर डी फाई। तो सिग्मा आर इज इक्वल टू, इसमें सिग्मा एक्स वाई की जगह सिग्मा आर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करो। और यहाँ पे एक और गलती है, ये डी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे डी स्क्वायर होना चाहिए। देखो हमने ये डेल वी बाई डेल जेड को इसमें पुट किया, फिर जेड इज इक्वल टू 0 डाला, तो जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म जेड तो बचेगा नहीं कहीं,
तो ये d² होना चाहिए, जस्ट सुधार लेना। तो ये इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हमारे पास सिग्मा आर है, तो इस सिग्मा आर की वैल्यू है और डी ए की वैल्यू है, उन दोनों को इस इक्वेशन में डालो तो क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेन इज माइनस क्यू। तो मैंने पहले सिर्फ बताया था कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस कंडक्टिंग सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अभी हमने उसे डिराइव करके प्रूव भी कर दिया। फोर्स एंड एनर्जी, द चार्ज Q इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज। अब क्या होगा कि यहाँ ये प्लस क्यू है और मैंने जैसे बताया आपको कि इस कंडक्टिंग प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो इस माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज के कारण ये प्लस क्यू जो है वो प्लेट की तरफ उसे अट्रैक्शन मिलेगा। लेट्स कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? 1/4πε0 प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय 2d² दैट इज इक्वल टू minus 1/4πε0 q² by 2d²। now with 0.2 point charge and no conductor, इस केस में जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, बीच में कोई कंडक्टर नहीं है, उस केस में W will be minus 1/4πε0 q² by d, but फॉर अ सिंगल चार्ज एंड कंडक्टिंग प्लेन, मतलब अपना जो मेन एम है जिसमें एक सिंगल चार्ज प्लस क्यू है और नीचे प्लेन है कंडक्टिंग प्लेन, द एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस। दैट इज गिवन बाय minus 1/4πε0 q² by 4d। इससे आधी होगी। अगर हमारे पास चार्ज एक ही है और नीचे कंडक्टिंग प्लेट है, तब हमारा एनर्जी W will be half of this value। देखो हाफ है, why half? आधी क्यों है? In the first case both the upper region and the lower region contribute, and by symmetry they contribute equally, but in the second case only the upper region contains a non-zero field and hence energy is half। तो फर्स्ट केस जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं और कोई कंडक्टर नहीं है, उसमें क्या होता है दैट बोथ द अपर रीजन z इज इक्वल टू 0, सॉरी z मोर देन 0 में प्लस क्यू, और z लेस देन 0 मतलब लोअर रीजन जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, दोनों रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। बट सेकेंड केस जो अपना है जिसमें सिर्फ एक ही चार्ज है और फिर नीचे कंडक्टिंग प्लेन, उसमें क्या होता है ओनली द अपर रीजन कंटेन्स अ नॉन ज़ीरो फील्ड। सिर्फ अपर रीजन में कुछ फील्ड है, अपर रीजन z मोर देन 0 जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, सिर्फ उसी के कारण कुछ नॉन ज़ीरो फील्ड हमें मिल रही है। उस दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये इट इज़ द एनर्जी इज हाफ। इस प्रॉब्लम में अपर रीजन और लोअर रीजन दोनों के कारण हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, इस प्रॉब्लम में सिर्फ अपर रीजन के कारण कंट्रीब्यूशन है, तो ये इसकी एनर्जी जो है वो इससे तो हाफ होगी। LQ2 homework 5.7 hysteresis। Consider a toroidal coil wound on iron core in form of a ring। तो आप एक टोरॉइडल कॉइल कंसिडर करो जो आयरन कोर के ऊपर वाउंड है। नाउ सपोज अ सेकेंड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रिंग विथ इट्स टर्मिनल कनेक्टेड टू बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अब दूसरा एक टर्मिनल है उस रिंग पे
जिसके टर्मिनल्स एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. विद द आयरन कोर अनमैग्नेटाइज्ड एट बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एच में भी इंक्रीज्ड इन इंक्रीमेंट डेल्टा एच. अब फर्ज करो कि स्टार्टिंग में आपका जो आयरन कोर है जिसके अराउंड टोरॉइडल कॉइल है, वो आयरन कोर अनमैग्नेटाइज्ड है. अब आप उसके एच को इंक्रीज करो. एच को इंक्रीज करोगे इन स्टेप्स ऑफ डेल्टा एच. अगर आप एच को इंक्रीज करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली बी भी इंक्रीमेंट होगा. और कितना बी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो कौन बताएगा? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताएगा. The corresponding increment in delta B is determined from the deflection of ballistic galvanometer. As the magnetization current in the winding is steadily increased from 0 until the magnetic intensity corresponds to OX1, the flux density is given by OY1. तो क्या होता है कि अब इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड है, मतलब H इज इक्वल टू 0 है, उससे आप थोड़ा OX1 जितना H इंक्रीमेंट करिए तो आपका OY1 जितना B इंक्रीमेंट होगा. उसके बाद आप एक पॉइंट आप और ज़्यादा B इंक्रीमेंट करिए X2 जैसा जितना, तो आपका ये Y2 पॉइंट तक आपका B पहुंच जाएगा. If now the magnetic intensity is increased to x2 then decreased to x1, one would expect the flux density to fall by to OY1. तो अगर अब आप इस पॉइंट से वापस H को डिक्रीज करते हो, देखो यहाँ तक ले गए, इस पॉइंट के बाद अगर आप H को डिक्रीज करते हो तो आपको कैसा होना चाहिए? देखो x2 पे ले गए, उसके बाद वापस आप H को x1 तक डिक्रीज करो तो आपको क्या होना चाहिए कि वापस इधर इसी पाथ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं होता, वापस वो इस पाथ पे आता है, दूसरे पाथ पे. One would expect कि flux would fall to OY1, but it does not. Actually, the magnetic sample follows the path OAPC, and OA मतलब ये path follow करता है. Hence, the flux density does not depend on magnetic intensity alone, but on the magnetic history of the sample as well. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, वो सिर्फ H पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H पे डिपेंड नहीं करती, बट सैंपल के मैग्नेटिक हिस्ट्री पर भी डिपेंड करती है. द लैग ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस. हिस्टेरिसिस क्या है? हिस्टेरिसिस इज द लैग ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड. हमारा मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ से कितना लैग कर रहा है, कितना पीछे है, वो हिस्टेरिसिस दिखाएगा. ये इसे हम हिस्टेरिसिस का बोलते हैं. आफ्टर द कोर इज सैचुरेटेड, H is reduced to 0. Some magnetization still remains in the specimen and B is reduced to Br. This is called retentivity or remanence of the specimen. H एक बार सैचुरेट हो जाए ना, उसके बाद मतलब ये वैल्यू पे आ जाए मैक्सिमम, उसके बाद आप H को वापस 0 बना दो. H को अगर आप वापस 0 बनाओगे ना तो B 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू B की बच जाएगी. इस B की वैल्यू को हम रिटेंटिविटी या फिर रेमनेंस कहते हैं. द स्पेसिमेन हैज़ नाउ बिकम अ परमानेंट मैग्नेट. अब स्पेसिमेन परमानेंट मैग्नेट है. परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, आप करंट अप्लाई करो ना करो, आपके मैग्नेट्स, आपका मटेरियल मैग्नेटिक होता है. तो देखो यहाँ पे आप H अप्लाई नहीं कर रहे, H इज इक्वल टू 0 है, फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उस मटेरियल में से, तो आपका मटेरियल इस पॉइंट पे परमानेंट मैग्नेट बन चुका है.
The specimen has now become a permanent magnet. A further change in H to minus Hc will be required to reduce B to 0. अब फील्ड H की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और मेक H इज इक्वल टू एच सी. H इज इक्वल टू 0 था, उसकी जगह H इज इक्वल टू एच सी कर दो. मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज करके तब क्या होगा, आपकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी. उस पॉइंट को एच सी को आप कोर्सिविटी और कोर्सिव फोर्स कहते हैं. A further change in H to minus Hb will cause iron core to saturate again with B in opposite direction. तो अगर इस पॉइंट से फिर से आपने H को बढ़ाया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपका फिर से ये सैचुरेशन पॉइंट आएगा Hb पे. अगर आपको बड़ा देखना है तो आप ऐसे देखिए, ये आपका Br है, ये आपका Hc है, कोर्सिव फोर्स, ये है आपका रेमेनेंस या रिटेंटिविटी, और इसके बाद और बढ़ाओगे तो आपका माइनस एच बी यहाँ पे आएगा, यार फिर से सैचुरेशन होगा मैक्सिमम. अब इसके बाद रिवर्सिंग H विल रिवर्स द प्रोसेस एंड क्लोज लूप विल बी फॉर्म. अब H की ही डायरेक्शन को रिवर्स कर दो और फिर से इसी चीज़ को कंटिन्यू करो. तो ये पूरा ये जो हमारा लूप बना था ना, ये फिर से इसी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में फिर से बनेगा पूरा. दिस लूप इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस लूप. इसे हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं. Taking a specimen of ferromagnetic material through a cycle of magnetization results in an expenditure of irrecoverable energy. एक स्पेसिमेन को, फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन को आपको पूरे मैग्नेटाइजेशन साइकिल के थ्रू लेके जाना है तो इररिकवरेबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसको आप रिकवर ना कर पाए. इररिकवरेबल एनर्जी ऐसी एनर्जी जिससे आप रिकवर ना कर पाए, मतलब एनर्जी लॉस होती है. तो पूरे एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, ये पूरे साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में आप कुछ एनर्जी लॉस करेंगे. एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इज इक्वल टू du by dt पर साइकिल dt और एनर्जी डिसिपेटेड du. नाउ इफ phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, अगर phi मैग्नेटिक फ्लक्स है सर्किट के अंदर और I करंट पास हो रहा है तो उस केस में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल क्या होगी, I डी फाई बाय डी टी. अब इन दोनों को इक्वेट करो तो और डी टी को इस तरफ ले जाओ तो डी यू इज इक्वल टू आई डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी. अब phi is equal to, you know this, phi is equal to integration of v dot ds, magnetic flux is equal to integration of v dot ds. तो इस phi की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो तो आपकी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी. फिर इस इक्वेशन से आई डी एस, अब डेल डॉट बी और आई डी एस अलग करो. अब डेल डॉट बी क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन से आपको पता है डेल डॉट माइनस डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई. तो इसकी जगह पे मैंने डेल क्रॉस ई रखा. अब स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है हमें, डेल क्रॉस ए डी एस इज इक्वल टू ए डॉट डी एल. तो डेल क्रॉस ई डी एस को मैंने
ई डॉट डी एल की तरह लिख दिया। अब यू नो दैट आई डी एल इज इक्वल टू जे डी टाउ, तो आई डी एल की जगह जे डी टाउ लिखा। ये सब हमने किया हुआ है सेकेंड ईयर में। नाउ अब मैक्सवेल का आखिरी इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, तो अब जे की जगह डेल क्रॉस एच लिख दो। नाउ अब ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी आपको पता है, डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपकी डी यू की इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। नाउ यूजिंग द डाइवर्जेंस थियरम, अब फिर से डाइवर्जेंस थियरम यूज़ करो। ये है आपका डाइवर्जेंस थियरम। डाइवर्जेंस थियरम क्या है? डेल डॉट ए डी टाउ इज इक्वल टू ए डॉट डी एस, तो मैंने वही किया है, डेल डॉट ई क्रॉस एच डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच डी एस। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई। Since E and H vanish over a surface very far away from the circuit, second integral vanish. अब बहुत फार अवे सरफेस लो तो अब क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एच ई और एच कैसा होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज कोई भी पॉइंट ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या एच फील्ड नहीं होगा, तो फिर आपका ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड टर्म बचेगा क्या? सिर्फ इतना। नाउ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और ये माइनस तो है ही, तो ये प्लस डेल बी बाई डेल पी टी हो जाएगा, और इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। ये डेल टी गया, तो डेल यू बाई डेल टाउ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी बी, दैट इज द एनर्जी लॉस। नाउ du by d tau is proportional to area enclosed by the hysteresis loop. अब ये h डॉट डी बी क्या है? देखो, आपको मैथमेटिकली पता होगा y एरिया इज इक्वल टू x डॉट डी वाई, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व विल ऑफ h वर्सेस b इज गिवन बाय h डॉट dB, इंटीग्रेशन ऑफ h डॉट dB। अब ये du बाई डी टाउ क्या है? एनर्जी लॉस, ठीक है। तो एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एनक्लोज बाय द हिस्टेरेसिस लूप। जितना लूप का एरिया ज़्यादा है उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड per unit volume du by d tau in each cycle is proportional to the area enclosed by the hysteresis loop. Per unit volume एनर्जी डिसिपेटेड जो है du by d tau वो प्रोपोर्शनल है किससे? एरिया ऑफ द लूप से। तो जितना ज़्यादा आपका एरिया है लूप का, जितना बड़ा आपका हिस्टेरेसिस लूप है, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी डिसिपेट होगी। LQ3, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6 homework. 5.8 Maxwell's equation. Until the Maxwell's work, the known basic laws of electricity and magnetism were Gauss' law applied to electrostatics, del dot D is equal to rho, corresponding result of magnetic field, that is del dot B is equal to 0, Faraday's law of induction, that is del cross E is equal to minus del B by del T, and Ampere's law for magnetomotive force, that is del cross H is equal to J. तो मैक्सवेल ने अपना वर्क किया उससे पहले ये इक्वेशंस नोन थी, ठीक है। The first three are of these are general equations and are valid for static and dynamic field as well. ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये तीनों इक्वेशन जनरल इक्वेशंस है, एंड दे बोथ ऑफ देम आर वैलिड फॉर स्टैटिक फील्ड और डायनामिक फील्ड।
स्टैटिक फील्ड्स और चेंजिंग फील्ड्स दोनों के लिए ये दोनों केसेस के लिए ये वैलिड है। अब इसमें डी क्या है, डी यू नो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, जैसे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एच, उसी तरह से डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ फोर्थ इक्वेशन, अब इस फोर्थ इक्वेशन का डाइवर्जेंस लो, डेल डॉट डेल क्रॉस एच, तो डेल क्रॉस एच कितना होगा, डेल क्रॉस एच जे होगा, ठीक है। और अब आप देखो डेल डॉट डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब आप फर्स्ट ईयर में सिंपल मैथमेटिकल फिजिक्स याद करो कि डेल क्रॉस साइक्लिक प्रॉपर्टी अगर लगाओ तो ए डॉट दिस विल बी इक्वल टू डेल डॉट डेल क्रॉस ए। आप अगर सोचो तो इस तरह से सोच सकते हो, ए डॉट डेल क्रॉस डेल, साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा के, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सेमेस्टर 1 यूनिट 1। तो डेल क्रॉस डेल कोई भी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो होगा, विच मीन्स डेल डॉट जे भी ज़ीरो होगा। नाउ दिस इज ट्रू फॉर स्टेडी स्टेट फिनोमिना। स्टेडी स्टेट फिनोमिना के लिए जब आपका स्टेडी स्टेट फिनोमिना हो रहा है तब तक ये सही है, ये इक्वेशन डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो सही है। हाउएवर व्हेन द करंट्स आर चेंजिंग with time, the result is compatible with principle of conservation of charge reflected in equation of continuity। अब आप equation of continuity देखो, ये तो equation of continuity you all know, del dot j plus del rho by del t is equal to 0। तब del dot j कैसा हो रहा है, माइनस del rho by del t। अब देखो इस केस में del dot j is equal to 0, यहाँ पे del rho by डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी डायनामिक कंडीशंस में, विच मीन्स कि ये वाला रूल अधूरा है। ये स्टेडी स्टेट के लिए तो सही है लेकिन डायनामिक स्टेट के लिए सही नहीं है। नाउ रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी, देखो रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे डेल डॉट डी, तो ये कैसा हो जाएगा, डेल डॉट को बाहर ले आओ और माइनस डेल बाई डेल टी को अंदर ले जाओ, तो डेल डॉट माइनस डेल डी बाई डेल टी। अब इसको इस तरफ ले आओ तो डेल डॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब अगर आप मैक्सवेल ने क्या किया कि एम्पियर्स लॉ में जब जे था ना, ये इसका जे था, जे को जे प्लस डेल डी बाई डेल टी से सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो एम्पियर्स लॉ कैसा बन गया, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, उसने ये चेंज किया। तो इसमें बस एक डेल डी बाई डेल टी टर्म ऐड कर दिया उसने और इक्वेशन सुधर गई। नाउ दिस लॉ, ये वाली लॉ, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ स्टेडी एंड डायनामिक फील्ड्स। ये वाली लॉ दोनों स्टेडी और डायनामिक फील्ड्स दोनों के लिए सही है। जे इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डी डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी।